हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सी एसआरनेट लाइफ साइंस सेल सिग्नलिंग पार्ट नंबर 22। स्टूडेंट, इससे पहले मैं सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड 21 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रीवियस 21 पार्ट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है वो लोग हेडिंग डालेंगे सेल सिग्नलिंग पार्ट नंबर 22। पार्ट नंबर 22 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे, हेजोग सिग्नलिंग पाथवे। हेजोग सिग्नलिंग पाथवे से रिलेटेड एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस भी पुट आउट किए जाते हैं, इसलिए इस पाथवे को हम काफी डिटेल में और अच्छी तरह से समझने वाले हैं। ये दोनों डायग्राम सफिशिएंट है इस कंप्लीट मैकेनिज्म को समझाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि हेजोग सिग्नलिंग पाथवे का यूज कहां पर होता है। तो हमारी बॉडी हेजोग सिग्नलिंग पाथवे को कब यूज करती है। जितने भी डेवलपमेंट प्रोसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, या एडल्ट टिश्यू मेंटेनेंस में, या सेल सर्वाइव करना चाहती है, या प्रोलिफरेशन करना चाहती है, डिफरेंशिएशन करना चाहती है, तो ऐसी कंडीशन में जो सेल है वो हेजोग सिग्नलिंग पाथवे का यूज करती है। अब यहां पर स्टूडेंट ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं इसमें दो तरीके के आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। पहला जो डायग्राम है ये इनएक्टिव स्टेज को दर्शा रहा है और दूसरा जो डायग्राम है ये एक्टिव स्टेज को शो कर रहा है। इनएक्टिव का मतलब क्या है कि जिस समय सिग्नल मॉलिक्यूल एब्सेंट रहता है उस समय सेल के अंदर किस प्रकार की डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग चलती है और जीन एक्सप्रेशन होता है या नहीं होता है वो तो हम इसके अंदर देख लेंगे। इसके बाद नंबर सेकंड जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, जब सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर से जाकर बाइंड करता है, यानी कि ये सिग्नल मॉलिक्यूल के प्रेजेंटेशन में जो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग देखने को मिलता है, जो जीन एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, वो इस डायग्राम के अंदर हम लोग सिंपली देख सकते हैं। तो यहां पर ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं ये लिगेंड के एब्सेंट का डायग्राम है और यहां पर जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये लिगेंड के प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, किस प्रकार का मैकेनिज्म चलता है, वो सब हम इस डायग्राम के अंदर देखेंगे। तो मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हम कुछ बेसिक पैरामीटर्स को कवर कर लेते हैं। इससे पहले हम कई सारे पाथवे डिस्कस कर चुके हैं। सभी पाथवे के अंदर हमने कॉमन चीजों को नोटिस किया कि हर पाथवे को इनिशिएट करता है एक सिग्नल मॉलिक्यूल या जिसे हम लिगेंड बोलते हैं। तो इस पाथवे के अंदर जो सिग्नल मॉलिक्यूल जो लिगेंड होता है वो होता है हेजोग सिग्नल मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो हेजोग सिग्नल मॉलिक्यूल बेसिकली एक प्रोटीन होता है, राइट। और ये एक मल्टी फंक्शनल या इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल होता है जिसे फर्स्ट टाइम ड्रोसोफिला के अंदर डिस्कवर किया गया था। स्टूडेंट, यदि मैं बात करूं इस प्रोटीन के सिंथेसिस के बारे में तो वर्टिब्रेट या मैमल्स के अंदर 3 होमोलोगस जीन होते हैं जो कि इसका सिंथेसिस करते हैं, राइट, जो कि इसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक होता है सोनिक हेजोग, एक होता है डेजर्ट हेजोग, एक होता है इंडियन हेजोग। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूं तो हेजोग प्रोटीन जो होता है कोवलेंटली बाइंड रहता है फैटी एसिड के साथ और कोलेस्ट्रॉल के साथ। सिग्नल मॉलिक्यूल को कवर करने के बाद नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है रिसेप्टर, राइट। हर पाथवे के अंदर हमने देखा कि एक रिसेप्टर होता है जो उस सिग्नल मॉलिक्यूल को रिसीव करता है। तो इस पाथवे के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो मेन जो होते हैं वो 2 प्रकार के रिसेप्टर होते हैं। तीसरा जो रिसेप्टर मैंने इंक्लूड किया है वो एक को रिसेप्टर होता है, जो कि यहां पर आप सिंपली देखेंगे। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है वो है पैच रिसेप्टर, राइट। पैच रिसेप्टर है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम पैच भी बोल देते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है वो है स्मूदेन रिसेप्टर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएमओ से भी डिनोट कर देते हैं। अब यहां पर हमें ये समझना होगा इसकी प्रॉपर्टी को कि पैच रिसेप्टर जो होता है ये एक 12 ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, यानी कि 12 बार यानी 12 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रखता है। इस पैच रिसेप्टर के साथ स्टूडेंट एक को रिसेप्टर होता है जिसका नाम है आईहोग। तो यहां पर आप लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 तरीके के रिसेप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है पैच रिसेप्टर और एक है आईहोग रिसेप्टर जो कि एक को रिसेप्टर होता है, यानी कि इस रिसेप्टर के साथ ही ये अटैच रहता है, लिंक रहता है। इसके बाद दूसरा जो रिसेप्टर होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट वेसाइकल्स के अंदर होता है। ठीक है, सेल के अंदर एक वेसाइकल प्रेजेंट होती है, उस वेसाइकल के मेम्ब्रेन में आपको दिखाई देगा स्मूदेन रिसेप्टर। अब ये जो स्मूदेन रिसेप्टर होता है ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जीपीसीआर से काफी ज्यादा रिसेंबल करता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये 7 टाइम क्रॉस कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो ये जीपीसीआर से कोरिलेट करता है। तो इस पाथवे के बेसिक्स पैरामीटर्स को कवर करने के बाद स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं इस पाथवे के कंप्लीट मैकेनिज्म के बारे में। स्टूडेंट, ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये लिगेंड के एब्सेंट का डायग्राम है, यानी कि जिस समय लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता है तो उस समय सेल के अंदर किस प्रकार की सिग्नलिंग चलती है और किस प्रकार का हमें आउटकम या रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, सबसे पहले हम वो देखने वाले हैं। तो इसलिए ये है इनएक्टिव स्टेज। अब देखिए इनएक्टिव स्टेज में कोई लिगेंड आकर के बाइंड नहीं कर रहा है, तो ऐसे में ये जो हमारा पैच रिसेप्टर होता है और ये जिसके साथ जो को रिसेप्टर होता है ये वेसाइकल के स्मूदेन रिसेप्टर को ब्लॉक करके रखते हैं, यानी कि इसको पकड़ के या आप कह सकते हैं इसको इनहिबिट करके रखते हैं।
तो इनएक्टिव स्टेज में मैकेनिज्म्स रिलेटेड नंबर फर्स्ट पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट। ये जो पैच रिसेप्टर होता है ये स्मूदन रिसेप्टर को ब्लॉक करके रखता है, यानी कि इसको होल्ड आप कह सकते हैं, इसको इनहिबिट करके रखता है। इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो नहीं शो हो पाएगी क्योंकि पैच रिसेप्टर ने इसको ब्लॉक करके रखा है। ये पहला पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। दूसरा पॉइंट आपको ये नोट डाउन करना है स्टूडेंट, इस सेल के अंदर एक सीआई प्रोटीन होता है। इस सीआई प्रोटीन की फुल फॉर्म होती है क्यूबिटस इंटरप्टस। ये जो सीआई प्रोटीन होता है स्टूडेंट, इसका मेन फंक्शन होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जा करके टारगेट जीन से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को ये इनिशिएट करा सकता है। ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसके इसी फंक्शन को हमें रोकना पड़ता है इनएक्टिव स्टेज में। क्यों स्टूडेंट, इनएक्टिव स्टेज में हमें इसे क्यों रोकना पड़ता है? क्योंकि अगर ये इनएक्टिव स्टेज में भी जाकर के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करेगा तो कैंसर होने के चांसेस हैं, क्योंकि सेल डिवाइड करती रहेगी, प्रोलिफरेशन का प्रोसेस चलता रहेगा, तो ऐसे में कैंसर बन जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट बहुत जरूरी है कि इस सीआई प्रोटीन को ब्लॉक करके रखा जाए, इसको जो है टाइटली बाइंड करके रखा जाए। तो इसको टाइटली बाइंड करने के लिए साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है कोस्टल प्रोटीन और एक होता है सूफू प्रोटीन। सूफू प्रोटीन की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका नाम है सप्रेसर ऑफ फ्यूज्ड, और इन प्रोटीन के साथ एक माइक्रोट्यूब्यूल होता है। तो इस प्रकार से आप लोग सिंपली देखेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स हमें नजर आता है, राइट, जो कि इस सीआई प्रोटीन को टाइटली बाइंड करके रखता है, इसको पकड़ के रखता है, ताकि ये जो है न्यूक्लियस के अंदर जाकर के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट ना कर दे। नंबर थर्ड पॉइंट आपको यह भी नोट डाउन करना है कि इसी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ काइनेज प्रोटीन भी होते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट पर आता है केसीन काइनेज फर्स्ट होता है, दूसरा है प्रोटीन काइनेज ए होता है, या ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 होता है। तो ये 3 ऐसे काइनेज प्रोटीन होते हैं जो कि जा करके इन पूरे कॉम्प्लेक्स का फॉस्फोराइलेशन कर लेते हैं, राइट। काइनेज का काम होता है फॉस्फोराइलेशन करना, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करना। तो ये तीनों के तीनों काइनेज प्रोटीन जाकर के फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं। फॉस्फोराइलेशन करने के बाद अब यहां पर 3 फॉस्फेट ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक तरीके से इंडिकेट करता है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स को डिग्रेड कर दिया जाए, इनका कर दिया जाए यूबीक्यूटिनेशन। अच्छा, ये यूबीक्यूटिनेशन क्या होता है? तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है स्टूडेंट सेल के अंदर, जिसमें अनवांटेड और जो डैमेज प्रोटीन होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, राइट, उसको डिग्रेड कर दिया जाता है। और कहां पर डिग्रेड किया जाता है? प्रोटियोसोम्स के अंदर। तो यहां पर ये जो हमारा सीआई प्रोटीन है इसका हो जाता है प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोट डाउन करने जैसा है कि प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के अंदर ये जो हमारा सीआई प्रोटीन है ये कंप्लीटली इसको डिग्रेड नहीं किया जाता, राइट। इसका कुछ पार्ट रहता है जो कि बच जाता है, वही हमें यहां पर नोट डाउन करना है। अब उसका कौन सा पार्ट बच जाता है इसको समझने के लिए इसकी पूरी स्ट्रक्चर देखनी होगी। तो ये जो हमारा सीआई प्रोटीन है, जो कि इस पूरे पाथवे का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, इसकी स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि इस सीआई प्रोटीन के 3 डोमेन्स होते हैं। नंबर फर्स्ट डोमेन है डीएनए बाइंडिंग डोमेन डीबीडी, दूसरा डोमेन होता है ओलिगोमेरिक डोमेन ओडी, तीसरा होता है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन। तो इस प्रकार से इस सीआई प्रोटीन के 3 डोमेन्स होते हैं, और ये जो है 155 किलो डाल्टन का होता है, ठीक है। लेकिन जैसे इसका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होता है, ये जो हमारा सीआई प्रोटीन है ये सेपरेट हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, राइट। ब्रेक होने के बाद आप लोग सिंपली देखेंगे कि डीएनए बाइंडिंग डोमेन और ओलिगोमेरिक डोमेन जो होते हैं वो टैड से अलग हो जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन से अलग हो जाते हैं। अब ये जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन है इसको हम बोलते हैं 75 सीआई। यानी कि यहां पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं कि 155 किलो डाल्टन का ये जो सीआई प्रोटीन था, अब ये बचा हुआ है सिर्फ 75 किलो डाल्टन का, राइट। 80 डाल्टन जो है वो डीबीडी और ओडी कैरी कर लेते हैं। तो इस सीआई प्रोटीन के जो दोनों डोमेन है ये जो है प्रोटियोसोम के अंदर इनका डिग्रेडेशन हो जाता है, और बचता है हमारा टैड, जिसे हम 75 सीआई भी बोलते हैं। और ये बेसिकली एक्ट करता है ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर की तरह, राइट। यानी कि ये क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोक देता है, स्टॉप कर देता है, आप लोग सिंपली कह सकते हैं इसको इनहिबिट कर देता है। अब ये जो हमारा 75 सीआई है, यानी कि जो टैड वाला पार्ट है, ये डायरेक्ट जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जा करके ये टारगेट जीन से बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद ये बेसिकली एक्ट करता है ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर की तरह, यानी कि रिप्रेस कर देता है, ठीक है। यानी कि अब यहां पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनिशिएट नहीं होगा, अल्टीमेटली जो है जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो ये जो हमने पाथवे देखा ये लिगेंड के एब्सेंट में था। जब हेजोग सिग्नल मॉलिक्यूल एब्सेंट होता है तब सेल के अंदर किस प्रकार की सिग्नलिंग चलती है, किस प्रकार का डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग चलती है, वो हमने देखा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट जब लिगेंड प्रेजेंट रहता है तब किस प्रकार की सिग्नलिंग चलती है, वो दूसरे डायग्राम में है। तो एक्टिव स्टेज के अंदर स्टूडेंट ये जो हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल है जो कि हेजोग प्रोटीन होता है, ये जा करके रिसेप्टर से बाइंड करता है। हमारा जो पैच रिसेप्टर है और जो को रिसेप्टर है उससे जाकर ये बाइंड करेगा। जैसे ही हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो पैच रिसेप्टर जो कि वेसाइकल के अंदर प्रेजेंट स्मूदन रिसेप्टर को पकड़ के रखता है, उसको ब्लॉक करके रखता है। अभी उसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा, ये कंप्लीटली हमारा स्मूदन रिसेप्टर फ्री हो जाता है।
और दूसरी तरफ ये जो हमारा पैच रिसेप्टर है इसका हो जाता है इंटरनलाइजेशन, यानी कि ये सेल के अंदर आ जाता है और उसके बाद इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो अब यहां पर आप लोगों ने एक पॉइंट नोट डाउन किया, हमारा जो 12 टाइम क्रॉस करने वाला पैच रिसेप्टर है उसका हो जाता है डिग्रेडेशन, और दूसरे नंबर पर ये जो हमारा स्मूदन रिसेप्टर होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री हो जाता है। क्यों फ्री हुआ स्टूडेंट? क्योंकि अब तक के पैच रिसेप्टर ने उसको पकड़ के रखा था, उसको ब्लॉक करके रखा था, लेकिन पैच रिसेप्टर का हो जाता है इंटरनलाइजेशन, यानी कि वो जो है कंप्लीटली डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड होने की वजह से ये हमारा जो स्मूदन रिसेप्टर है कंप्लीटली फ्री हो गया। फ्री होने के बाद स्टूडेंट हमारे स्मूदन रिसेप्टर का हो जाता है फॉस्फोराइलेशन, और फॉस्फोराइलेशन कौन करता है? ये जो हमारे काइनेज प्रोटीन होते हैं ये जाकर के तीनों काइनेज प्रोटीन हमारे स्मूदन रिसेप्टर को जाकर के फॉस्फोराइलेट कर देते हैं, स्मूदन रिसेप्टर को जाकर के फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो है एक्टिव हो जाता है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि स्मूदन रिसेप्टर कंप्लीटली एक्टिव हो चुका है क्योंकि उसका हो चुका है फॉस्फोराइलेशन, और फॉस्फोराइलेशन कौन करता है? काइनेज प्रोटीन, राइट, जो कि यहां पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं काइनेज प्रोटीन जो होती है वो सीआई प्रोटीन को डिग्रेड करने में लगे हुए थे। एक्टिव स्टेज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है स्मूदन रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट करने के लिए। उसके बाद जो स्मूदन रिसेप्टर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला जाता है। स्मूदन रिसेप्टर पर फॉस्फेट ग्रुप को देख करके कोस्टल 2 प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, सोफू प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ये दोनों प्रोटीन जाकर के स्मूदन रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि ये जो सीआई प्रोटीन है ये साइटोप्लाज्म के अंदर पूरी तरह से फ्री हो जाता है। क्यों फ्री हो जाता है स्टूडेंट? क्योंकि कोस्टल प्रोटीन और सोफू प्रोटीन जो है वो स्मूदन रिसेप्टर से जाकर बाइंड कर लेते हैं। दूसरी तरफ ये जो हमारे काइनेज प्रोटीन होते हैं ये स्मूदन रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से सीआई प्रोटीन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाता है। फ्री होने की वजह से अब ये एंटर करता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर एंटर करने के बाद ये एक और प्रोटीन से बाइंड करता है जिसका नाम है क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन। क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन और सीआई प्रोटीन टारगेट जीन से बाइंड करने के बाद यहां पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनिशिएट करवाते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जीन एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, यानी कि वो जो सिग्नल मॉलिक्यूल है अगर वो मैसेज लेकर आया था सेल के प्रोलिफरेशन के लिए तो यहां पर सेल का प्रोलिफरेशन होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हेजोग सिग्नलिंग पाथवे के अंदर हमें जीन एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स, हेजोग सिग्नलिंग पाथवे के मैकेनिज्म को डिस्कस करने के बाद अब हम कुछ इरेगुलरिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि अगर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता आ जाती है इस पाथवे के अंदर तो क्या होगा। मान लीजिए कि हेजोग सिग्नलिंग पाथवे बहुत ज्यादा होने लग जाती है, ऐसी कंडीशन में सेल डिवाइड करने लगेगी जिसकी वजह से कैंसर हो जाते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट, मान लीजिए स्टूडेंट ये जो हमारा पैच रिसेप्टर है अगर इस रिसेप्टर में कोई लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है तो ये पैच रिसेप्टर जो है इस वेसाइकल के अंदर मौजूद स्मूदन रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट सीआई प्रोटीन एक्टिव रहेगा। ये जो हमारा सीआई प्रोटीन है ये एक्टिव रहेगा। एक्टिव होने की वजह से सेल डिवीजन ज्यादा होगा, अगर सेल डिवीजन ज्यादा होगा तो भी कैंसर होने के चांसेस है। हेजोग सिग्नलिंग पाथवे की अगर मैं इनहिबिशन के बारे में डिस्कस करूं, यानी कि क्या कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि इस पूरे सिग्नल मॉलिक्यूल को ब्लॉक कर सकता है, यानी कि उसको स्टॉप कर सकता है, तो एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है साइक्लोपमाइन। ठीक है, एग्जाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि CSRNet लाइफ साइंस के पार्ट बी में एक क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसमें आपको चूज करना है कि साइक्लोपमाइन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि इस पूरे सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है। ये सिंपली क्या करता है, ये स्मूदन रिसेप्टर से जाकर के टाइटली बाइंड कर जाता है। अगर ये टाइटली से बाइंड हो जाएगा तो सीआई प्रोटीन जो मॉलिक्यूल है ये इनएक्टिव रहेगा। अगर ये इनएक्टिव रहेगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया हेजोग सिग्नलिंग पाथवे के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।